प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से वापस भारत आ चुके हैं। भारत जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आए, भारत सुपर पावर बन गया है। भारत रूस और जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, और पाकिस्तान का तो नामो निशान कहीं नजर नहीं आ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। आज हमारे साथ इस खास चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार पवन शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, आपका HCN न्यूज़ में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश। भारत सुपर पावर कैसे बना और किस तरीके से भारत ने रूस और जापान को पीछे छोड़ते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और विश्व में अच्छी छलांग लगाते हुए भारत कैसे वैश्विक पटल पर अपना नाम बना रहा है, हम जानेंगे और चर्चा करेंगे और आपको इनसाइड स्टोरी बताएंगे। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कैसे भारत सुपर पावर बना। प्रधानमंत्री मोदी का भी अमेरिका दौरा था। अमेरिका से जैसे ही भारत लौटे प्रधानमंत्री मोदी, एक तरीके से नया रिकॉर्ड भारत ने बना दिया है। नीतीश, मूल बात क्या है कि हम सभी को समझना पड़ेगा, भारत जो है मूलतः विश्व गुरु है जी। ये हम सभी जानते हैं कि प्राचीन समय में अगर आप व्यापार की दृष्टि से देखें तो जो सिल्क रूट था उसके जरा जो अर्थव्यवस्था थी, ये जो अखंड भारत की बात होती है उसमें, क्योंकि ये कंधार तक, अफगानिस्तान तक और यहाँ तक बांग्लादेश और ये म्यांमार तक बातें होती हैं सारी, तो ये पूरा भारत ही था पहले। तो भारत जो है इकोनॉमिक ताकत भी था पहले, शिक्षा के क्षेत्र में भी टॉप था जी। इसलिए विश्व गुरु था जी। और यहाँ संसाधन तो बहुत थे, इसको सोने की चिड़िया भी कहते हैं। बिल्कुल। कि यहाँ पे इतने आक्रमणकारी आए, मतलब चाहे मुगल आए, बाद में अंग्रेज आए, उन्होंने इस देश को लूटा। और खास बात अगर आपने अभी देखी कि अमेरिका दौरे पे अगर जब बात हुई तो 300 चीजें, 200 चीजें पहले अमेरिका ने दे दी थी और अब 300 चीजें और जो भारत से लूटी गई थी वो वापिस मिली हैं। बिल्कुल। तो भारतीय धरोहर जो है, हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि भारत जो है आर्थिक ताकत भी था, सैन्य ताकत भी था और इसके पास संसाधनों से भी युक्त था। पर हम, क्योंकि हमारे ऊपर आक्रमण हुए, मुगल आए, अंग्रेज आए, गुलाम हुए हम, और फिर बाद में आजादी का आंदोलन भी हुआ। तो ये मूल परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। अब वर्तमान स्थिति में अगर मैं आता हूं तो एमर्जिंग वर्ल्ड पावर है भारत। भले ही भारत विकासशील देश है, हम सभी जानते हैं कि विकासशील देश है, अमेरिका की तरह, फ्रांस की तरह, ब्रिटेन की तरह हम विकसित देश नहीं है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, विकासशील देश है। परंतु हम G7 में हैं, हम G20 में हैं, क्योंकि भारत का नेतृत्व जो मौजूदा है वो उतनी साख है पूरे विश्व में कि वो भारत को एमर्जिंग इकोनॉमी तो है, क्योंकि 5वीं इकोनॉमी तो हम बन गए, हम 3री इकोनॉमी बनने की तरफ हैं, पर वो भारत को एक सुपर पावर के तौर पे भी जानते हैं। यही बात जो आप कह रहे हैं कि अभी हाल ही में जो ये रिपोर्ट आई है कि एशिया का जो पावर इंडेक्स है उसमें भारत जो है वो 3री महाशक्ति बन गया। ये रिपोर्ट आई है जो प्राइवेट संस्थान की तरफ से आई है। तो इस रिपोर्ट में कुछ नया जो है वो इस लिहाज से है क्योंकि सैन्य ताकत की बात यहाँ पे हो रही है, और इसलिए भी ये रिपोर्ट हाईलाइट हो रही है क्योंकि जापान को, जो टेक्नोलॉजिकली बहुत साउंड है, जिसकी आर्मी भी बाकी, जिसपे वो अपनी आर्मी पे भी जापान खर्च कर रहा है, उसके मुकाबले भारत की रैंकिंग बढ़ गई है। जापान 4थे पे चला गया, भारत 3रे पे आ गया, रशिया 6ठे पे चला गया, क्योंकि रशिया जो है यूक्रेन के साथ युद्ध भी लड़ रहा है लगातार, इतने 2-3 वर्ष हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एशियाई देशों में भारत की जो क्षमता है, जो इतने 10 वर्षों से विकास कार्य हो रहे हैं, जो आर्मी का हमारे, या जो हमारी जो सैन्य ताकत है उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है, वो उसका मेन फैक्टर, उसमें फैक्टर बहुत सारे होते हैं। क्योंकि जब एक सैन्य शक्ति बनता है, जैसे भारत जो है एशियाई जब सैन्य शक्ति बन गया है तो 3री महाशक्ति बन गया है, तो ये बड़ी बात है क्योंकि हमारे साथ चीन है, राइवल भी है, युद्ध भी हुआ है, चीन की आर्मी सबसे बड़ी है, पर आप एक तरफ से देखेंगे वो आर्म्ड फोर्सेस को लगातार स्ट्रॉन्ग भी करता है, बॉर्डर पे अपना बहुत अच्छा खासा खर्च करता है। पर स्थिति ये भी है कि वर्तमान जो वर्षों में भारतीय परिदृश्य में जो है बजटिंग जो है सेना की वो बड़ी है, उनके जो हथियार हैं वो मॉडर्नाइज हुए हैं, आधुनिक हुए हैं।
तो ये कुल मिला के ये सारी चीजें जो उसका इम्पैक्ट आता है तो कुछ वर्षों बाद आया है। और ये अच्छा नीतीश, बहुत सुंदर बात है कि एशिया में जब भारत की ताकत बढ़ती है, क्योंकि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत कभी लड़ने लड़ाने में विश्वास नहीं करता। हाँ, और भारत ये भी कहता है कि पहला थप्पड़ हम नहीं मारेंगे, मतलब हम किसी को ना तो उकसाएंगे, पर हम संप्रभु देश हैं, सवर्न कंट्री हैं हम। सवर्न कंट्री का मतलब ये है कि हम अपनी संप्रभुता के लिए, हमारे देश में जो हो रहा है उसके लिए हम किसी से भी पूछेंगे नहीं। हम स्वतंत्र देश है, अपने फैसले खुद लेते हैं। और भारत की जो आर्थिक ताकत बढ़ी है, ये भी बहुत अच्छी और सुख देने वाली, सुकून देने वाली खबर है कि इंटरनेशनल एजेंसी ने माना है कि एशिया में भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। और सैन्य ताकत, क्योंकि जब हम बातें करते हैं वर्ल्ड पावर्स की, जब बात होती है नीतीश, तो अमेरिका का नाम आता है, फ्रांस के पास है, ब्रिटेन के पास है, चीन है, रशिया है, तो ये बड़े बड़े देशों के नाम आते हैं हमारे सामने। और भारत जो है, क्योंकि अगर सेना की लिहाज से बोले तो फिर बोले कि ये चौथी ताकत है, वो सारी चीजें हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम बात करें तो एशिया क्षेत्र हो और पूरे वर्ल्ड में भी भारत की ताकत बढ़ रही है। ये बहुत गर्व का विषय भी है कि भारत जो है कम से कम एशियाई पावर इंडेक्स में, एशियन पावर इंडेक्स में 3rd वर्ल्ड पावर है। ये बहुत अच्छी बात है। और ये भारत के साथ, अभी तो एशिया लेवल पे आपने कहा, वर्ल्ड लेवल पे भी एक ऐसा दिन आएगा नीतीश कि भारत जो है सुपर पावर में टॉप 3 में भारत पक्का होगा। ये मुझे इसमें कोई दो शक नहीं है। सर, आपका लंबा कार्यकाल रहा है पत्रकारिता में, आप लगातार मीडिया में काम कर रहे हैं। 2014 के बाद से वैश्विक पटल पर भारत की साख लगातार बढ़ते जा रही है, लेकिन तमाम विपक्ष के नेता हैं वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब से पीएम बने हैं लगातार विदेश का दौरा करते हैं। तो उनको आप कैसे समझाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश घूमने के लिए नहीं जाते हैं, इसके पीछे उनका क्या मकसद होता है? देखिए नीतीश, इस परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा 2-3 बातों को जी। जब भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सरकार है और सरकार के साथ विपक्ष भी है। विपक्ष की अपनी आवाज है, ऑपोजिशन में अपोज करना ही लिखा है, वो अपना धर्म निभाते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि जब वैश्विक स्तर पे बातें आती है, जब भारत के लिए जैसी ऐसी खबर आती है कि सैन्य शक्ति बन गया भारत, 11वीं से 5वीं अर्थ शक्ति बन गया, इकोनॉमिक पावर बन गया भारत, तो हर कोई भारतवासी खुश होता है इसके ऊपर, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, विपक्षी दलों का काम है। पर एक बात जो आपको मैं कह रहा हूँ, क्या परिवर्तन आया, अच्छी बात क्या हुई है कि भारत की विदेश नीति जो पहले थी वो कई बार ड्रिवन होती थी। कई बार कहते हैं कि अमेरिका का प्रभाव है, कई बार लगता था कि रशिया का प्रभाव है हमारे ऊपर। पर अब भारत की जो पॉलिसी जो 2014 से आपने विशेष बात करी, उसमें नोट करने वाली बात यह है कि भारत जो निर्णय लेता है वो अपने निर्णय हैं उसके, वो किसी से मतलब वो जो प्रधानमंत्री कहते हैं तो ना तो नजर झुका के बात करेंगे, ना नजर उठा के बात करेंगे, आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। ये जो मामला है ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। आप जब देखें बॉडी लैंग्वेज देखिए प्रधानमंत्री की, कि जब भी वो मिलते हैं किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से, तो उसमें आपको ये ध्यान आएगा कि वो बताते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, हम भी एक सुपर पावर है, हम भी किसी मामले में भले ही विकासशील देशों पर पीछे नहीं है। तो ये इम्पैक्ट कैसे आता है ये हमें पूछना पड़ेगा। कि अगर आप देखेंगे तो देखिए भारत में तो पक्ष विपक्ष है, पर जो फॉरेन का मीडिया है, बाहर का मीडिया है, या वो भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं उनसे पूछिए कि इंडियन पासपोर्ट की जो वैल्यू है आज वो कितनी बढ़ गई है। वो जो नारे लग रहे हैं या जो तारीफ हो रही है प्रधानमंत्री की, वो इसलिए है क्योंकि उस देश में जो उनका देश नहीं है वहां पे भारत की साख, भारत के पासपोर्ट को किस नजरिए से देखा जाता है, वहां के प्रोफेशनल को, क्योंकि वो भारत के मूल तो हैं, वो भारत के डॉक्टर हैं, भारत के इंजीनियर हैं, भारत के टेक्नीशियंस हैं, भारत की नर्सें हैं, वो जिस फील्ड में भी वहां काम कर रहे हैं वहां पे भारत की साख लगातार बढ़ रही है। तो उनको गर्व होता है अपने देश का, क्योंकि वो दूसरे देश में है पर वहां भारत की साख बढ़ रही है। वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बातें करता है
कि हम इंडिया को जब नजरों से देखता है, उस पासपोर्ट को वैल्यू देता है, भारत के प्रधानमंत्री को वैल्यू देता है, तो वो चीजें होती है। एक इसमें मूल कारण जो मुझे समझ आता है नीतीश, वो ये है कि अभी जब कोरोना का काल आया तो कोरोना काल में क्या हुआ कि भारत ने जो वैक्सीन तैयार करी, तो वैक्सीन मैत्री हुई कि जब देश जो है, ऐसे छोटे छोटे देश, मैं पर्टिकुलरली जो है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की बात करूंगा, या आप जब ग्लोबल साउथ की बातें करते हैं, ग्लोबल साउथ के जो 55 देश है उनका लीडर भारत है। हमने G20 में देखा, G7 में वो नजर आता है कि भारत की साख कितनी बड़ी है। तो ड्यूरिंग कोरोना जो है, जो वैक्सीन दी गई देशों को, लगभग 150 देशों को वैक्सीन दी भारत ने, पैसे भी वसूले नहीं, मैत्री के तौर पर दे दी, वैक्सीन मैत्री की। 150 देशों को हमने दवाइयां दी देशों को, और ये प्रधानमंत्री और भारत सरकार के इनिशिएटिव पे हुआ। तो कई देशों में जब आप जाते हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्री में जाते हैं, तो वहां का राष्ट्राध्यक्ष जब भारत के प्रधानमंत्री के पैर छूता है, नमस्ते करता है कि हमारी रगों में आपके कारण आपका खून दौड़ रहा है हमारे उसमें, तो ये देखिए भारत की दृष्टि से, पॉलिटिक्स एक तरफ को रखिए, राजनीति एक तरफ को रखिए, पर भारत की साख कितनी बड़ी है कि वो कह रहे हैं देश कि हमारी रगों में आपकी वैक्सीन से, हम छोटे देश हैं, हमारे आपने वैक्सीन और दवाइयां दी, इसलिए हमारी जनता की प्राण रक्षा हुई, हम बचे, और भारत का एहसान है कि हमारे रगों में खून दौड़ रहा है और हम भारत के प्रति कृतज्ञ हैं, धन्यवादी हैं। तो ये जो वैक्सीन मैत्री है, भारत जो विश्व गुरु है, भारत जिस थीम की, वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करता है भारत, और भारत सरकार का जो थीम है, हमारे तो जो नई लोकसभा बनी है उसमें भी यही लिखा है। क्या लिखा है देखिए, कितनी बड़ी हमारी सोच है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये सिर्फ भारत की जो है ये रीति नीति यही है कि पूरी वसुधा को, पूरी धरा को, देशों की बात नहीं हो रही है, पूरी पृथ्वी पे जितने देश हैं, जितना पानी है, जितने जीव जंतु है, वो परिवार है मेरा, इस भाव से भारत बातें करता है। और ये भाव दिखा कोरोना काल के कारण, और कोरोना काल के कारण जब पूरे देशों को मेडिसिन मिली विदेशों में, भारत की तरफ से वैक्सीन वहां पे पहुंची और उनके जीवन बचा, तो वो धन्यवादी हुए और इससे साख बढ़ी। इसके साथ साथ ही भारत की उनकी नीति से भी समझना पड़ा कि भारत जो है वो आर्थिक ताकत भी बन रही है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। प्रधानमंत्री कई बार मन से भी बोलते हैं कि भारत बहुत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। हाँ बिल्कुल, ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि अर्थव्यवस्था मतलब ये है कि हम जो है अभी डेवलपिंग नेशन है, विकासशील देश है, पर जब टारगेट विकसित भारत 2047 का है, और ऐसी बातें केंद्रीय सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री को और मोदी जी को एक तरफ रख दीजिए, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का आया हो, ये देश की जनता जो है उनके साथ खड़ी होती है, क्योंकि देश के साथ खड़ी होती है जनता। तो जब केंद्र सरकार ये सोचती है कि विकसित भारत बनाना है, हमें डेवलप्ड नेशन बनना है, एस्पिरेशन है हमारे लोगों की, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हम बढ़ रहे हैं, हम आर्थिक ताकत बन रहे हैं, इकोनॉमिक पावर हम 5वीं बन गए हैं, तीसरी बनने की तरफ है, और उसके लिए कोशिशें लगातार, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत का बुनियादी ढांचा जो है वो बढ़ता है। जब हमारी रेल सुविधाएं, बस सुविधाएं, सड़क सुविधाएं, आम आदमी को मिलने वाली सुविधाएं, आम योजनाएं जो मिलती है, वो जब अच्छी होती हैं तो देश का जो है वो इंडेक्स बढ़ता है, वो सुपर पावर भी बनता है, इकोनॉमिक पावर। वैश्विक पटल पर बात करें सर, तो हमारा जो वैश्विक विश्व है अभी उथल पुथल मचा हुआ है। इजराइल ईरान बात कर ले, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात को आप देखिए, इससे पहले श्रीलंका का हालात देखिए, रसिया यूक्रेन में जिस तरीके से पिछले कई सालों से वहाँ पर युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद भी भारत सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है। भारत लगातार लंबी छलांग लगा रहा है वैश्विक पटल पर, तो इसका क्या संदेश जा रहा है? नीतीश समझना पड़ेगा। हाँ। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि भारत जब खुद निर्णय लेता है, पहले मैंने कहा ना आपको कि हम अमेरिका के नीचे दबे हैं, रशिया के नीचे दबे हैं, या दूसरी चाइना से डर के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये परिदृश्य बदल गया, बिल्कुल। अब पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और जब अब ये देशों की बात हम करें, अब आप अगर बात करें रशिया और यूक्रेन की, तो देखिए अब भारत ने स्पष्ट कहा, पूरी दुनिया ने कहा कि नाटो की तरफ से, डेवलप्ड कंट्री की तरफ से आया कि आप यूक्रेन का साथ दें, पर भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने कहा कि भारत की जनता के लिए तेल की सप्लाई है, तेल की जरूरत है, हम भारत से बाहर इंपोर्ट करते हैं हम वहां से, तो रशिया से तेल की जो लेने की नीति है, डिस्पाइट युद्ध के दौरान
भारत को कोई कुछ कह नहीं पाया। भारत ने कहा कि अगर रशिया मेरे को सस्ता तेल दे रहा है और मेरी जनता की नीड है भारत में, तो उन्होंने तेल लिया युद्ध के दौरान, पर इतना भी कहा कि शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए, आप बातचीत करिए, आप दोनों, ये युद्ध का कोई समाधान नहीं है। और बड़ी बात सुनिए कि दोनों, वो भारत के प्रधानमंत्री रशिया वाला व्लादिमीर पुतिन भी उनको बुलाते हैं और जेलेंस्की भी उनको बुलाते हैं, उनके साथ वो बातचीत करते हैं। ये पूरे साख है, भारत की ऐसी साख बन गई है कि कोई भी रिश्ते भारत से नहीं बिगाड़ना चाहता। हालांकि वो अलग थलग कर सकते थे कि आप साथ क्यों नहीं दे रहे, पर ये ऐसा नहीं हुआ। सेम इजराइल की बात है, इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है, वो अपनी आत्मरक्षा कर रहा है और उसमें भी लड़ाई लगातार लड़ रही है, दोनों तरफ से लड़ाई चल रही है। कितना हिजबुल्ला की बात हो रही है, लेबनान पे अटैक हो रहे हैं, गाजा पट्टी वैसी हो रही है, हमास के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन के साथ चल ही रहा है वो संघर्ष। लेकिन कई बार चीन लाल आंख दिखाता है सर। हाँ, ये बात आपकी सही है। चीन भी क्या हुआ, चीन के साथ जब लाल आंख दिखाता है तो चीन के साथ दिक्कत है ये जो आपने अभी बात करी, एशियाई जो पावर इंडेक्स की बात करी, एशिया जब थर्ड पावर बन गया, चाइना वहाँ एशिया में बैठा हुआ है, वो भी पहले इकोनॉमिक पावर भी है और सैन्य ताकत भी है वो पहले से, तो उसको तो बुरा लगेगा ही, भारत बढ़ेगा तो बुरा लगेगा ही। इसलिए लगेगा क्योंकि मूल रूप से जो चीन की नीति है वो विस्तारवादी है, वो अभी भी अपना एरिया अभी भी बढ़ाना चाहता है, जमीन पे और कब्जा हो जाए, सारी चीजें हो जाए, पर उसमें रोक लगी है। उनको भी आंख में आंख दिखा के बात हो रही है, बातें करिए। पाकिस्तान के साथ अगर बातचीत नहीं हो रही तो बंद कर दिया, पहले युद्ध करो खत्म, आप आतंकवाद खत्म करिए, टेररिज्म खत्म, तब तक बातचीत नहीं होगी। चाइना के साथ भी ऐसी नीति है, जब तक आप सुधार नहीं करोगे, वहां से सेना पीछे नहीं हटाओगे, तब तक हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। या बातचीत के लिए तैयार है हमेशा, पर आप उसको ठीक करिए, जो आप वहां विस्तार कर रहे हैं या जो आप सेना है वहां पे वहां करिए। तो चीन को तो लगेगा, क्योंकि एशियाई पावर की लड़ाई है नीतीश, ये एशिया में पावरफुल कौन है, यही तो लड़ाई है। कहीं पाकिस्तान नजर आ रहा है इर्द गिर्द, कोई पाकिस्तान का तुलना है कहीं पर? अब आप जो पाकिस्तान की बात करें, जैसा ये एशियाई इंडेक्स आया तो 16वें नंबर पे है, तो पाकिस्तान की स्थिति तो हमारे सामने है, क्योंकि पॉलिटिकल उथल पुथल रहती है वहाँ पे, हम जानते हैं। जो गवर्नमेंट है वहाँ, जो फौज है, फौज तख्ता पलट कर देती है, फौज आ जाती है, फिर कभी इलेक्शंस होते हैं, फिर इमरान खान अंदर, कभी उधर के अंदर, तो ये वहाँ पॉलिटिकल गैमिक्स चलता रहता है पाकिस्तान का। और जैसा हमने देखा नीतीश अभी कि हमारे जो देश है, चिंता का विषय भी है, भारत उसको देखता भी है। पाकिस्तान में भुखमरी की हालत आ गई, 300-400 रुपए किलो तो आटा हो गया उनके यहाँ, संसाधन नहीं है। श्रीलंका की भी ऐसी हालत हुई, हालांकि वहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, अब नई सरकार बनी है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी नए बने हैं, तो वहाँ का देखना। श्रीलंका में कैसी स्थिति हुई, हमारे पड़ोस में बांग्लादेश की कैसी स्थिति है, तो चारों तरफ जब उथल पुथल, इससे पहले अफगानिस्तान का हालत खराब था, अफगानिस्तान में हालत खराब थी, तो भारत का जो पड़ोस है वो अस्थिर है, और भारत स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है, और उसका बेस जो है वो वही है, सैन्य ताकत, वही इकोनॉमिक ताकत। और भारत की क्वालिटीज क्या है कि यहाँ पे सेकुलर देश, इतना बड़ा देश, फिर भी व्यवस्था के साथ चल रहा है, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे देश की पहचान रही है, मतलब विविधता में भी एकता, ये भारत की पहचान है। और भारत, क्योंकि मैंने कहा कि दुनिया के लिए क्यों अचंभा है, भारत अचंभा नहीं है नीतीश, भारत विश्वगुरु था, विश्वगुरु इकोनॉमिक पावर था। मैं कह रहा हूँ आपको 36% to 40% यहाँ का इकोनॉमिक जो था वो भारत, और ये जो रूट की बातें हम करते हैं प्राचीन, अगर आप पढ़ पाएंगे तो ये सिल्क रूट हो या जो बिजनेस होता था, है ना, साउथ एशिया की बात करो, चाहे यूएई की तरफ जो देश हैं उनकी बात करो, वहाँ पे लगातार जो है व्यापार होता था, भारत व्यापारिक दृष्टि से। लेकिन राहुल गांधी कुछ दिन पहले अमेरिकी दौरे पर थे, उन्होंने कहा कि चीन में रोजगार जो है तेज गति से बढ़ रहा है, और भारत में युवाओं के पास स्किल है, टैलेंट है, लेकिन भारत में रोजगार नहीं है, बेरोजगारी दर बढ़ रहा है। ये मैं राजनीति में ना ही ज्यादा बात करूँ तो अच्छा है जी, पर इसके पीछे की कहानी यही है, बिल्कुल सच्चाई है कि भारत की जो जनसंख्या है, हम सभी जानते हैं, सबसे ज़्यादा है दुनिया में। ये भी सच है कि भारत में जो सबसे युवा देश है भारत जी, हम ये सभी जानते हैं। 65% युवा हैं, और 43% तो 19 साल से कम वाले भारत है, तो युवा देशों में भारत की गिनती होती है। तो एक जो युवा है उसकी एस्पिरेशंस भी एक काम है, तो उस दिशा में
हम सभी जानते हैं नीतीश, और ये सबको ही समझना पड़ेगा, चाहे पूर्ववर्ती सरकारें हो चाहे आपकी सरकारें हो, कि सरकारी नौकरी सबको तो मिल नहीं पाएगी। इसलिए स्टार्टअप की तरफ अपने अपने जो स्वरोजगार की तरफ बढ़ना पड़ेगा, उस दिशा में। शायद हम मेंटली तैयार नहीं हैं और हमें समय लग रहा है उसमें। स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न कंपनियां बननी है। भारतीय युवा जो है, मेधा वाले जो लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन्होंने स्टार्टअप तैयार किए हैं, दुनिया में अपना नाम कमाया है। ठीक है सर, हम आपको रोकना चाहेंगे, समय की कमी है, हम आगे लंबी चर्चा करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, कीमती वक्त दिया। और जिस तरीके से हमारे दर्शक देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा विश्व अस्थिर है, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी लगातार वैश्विक पटल पर भारत का साख जो है बढ़ा रहे हैं, और जिस तरीके से भारत सुपर पावर बन रहा है, इस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे HCA न्यूज़। धन्यवाद।